फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमनेस 2021 के एग्जाम बेहद नजदीक हैं और आज की क्लास में मैं करंट अफेयर्स साथ ही साथ जीके के क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जिससे कि आप जान सकेंगे कि आपके एग्जाम में जो जीके पोर्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से करंट के क्वेश्चन जीके के फॉर्म में कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए इस क्लास में, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, यानी कि भारत के साथ इनमें से कौन सा देश सबसे छोटा बॉर्डर की सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो देखिए ये आपका बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन है और बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमनेस के एग्जाम में जरूर आता है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर चाइना। मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, और इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी अफगानिस्तान। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सर इसका नेपाल सही होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितनी भी एमएनएस की गर्ल्स हैं वो इन सभी बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे अपने एग्जाम में कवर करें। तो देखिए भारत सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है आपका बांग्लादेश से, ठीक है, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी में अगर हम इसी ऑप्शन में देख लें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन है, तो देखिए नंबर 1 पे तो इस प्रकार चाइना हो गया। ओके, देखिए, और फिर सेकंड पे पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल थर्ड नंबर पे इस ऑप्शन में। क्यों? नेपाल से हम लगभग 1700 किलोमीटर यानी कि 1700 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, और वहीं अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन बी। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री साथ ही साथ मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करती हैं, तो ये देश कौन कौन से हैं। देखिए ये देश हैं आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ओके, ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ लैंड और साथ ही साथ मैरीटाइम बाउंड्री को साझा करती हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मेघालय। तो देखिए यहां पर आपका स्टेट रिलेटेड न्यूज पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भारत का किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय के शिलोंग को जो है भारत का स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एकदम सेम है, सिमिलर है। इस कारण स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट आपके भारत के मेघालय राज्य को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा भारत का राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो देखिए अब 2011 का जो सेंसस था उसी के अनुसार, उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम पॉपुलेटेड वाला स्टेट कौन सा है। और ये सभी स्टेट जो है आपके बहुत ही छोटे स्टेट हैं। ठीक है, इनमें से कोई वेस्टर्न स्टेट है, कोई आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की आबादी
2011 के जनगणना के अनुसार आपकी लगभग 6 लाख है। तो ये इस प्रकार से सबसे लीस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री आपकी स्टेट कौन हो गया, सिक्किम हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ओके, जिसमें 20 करोड़ से भी अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सार्क? इनमें से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स या फिर भूटान? तो देखिए सार्क क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क, और द सार्क एक्रोनिम स्टैंड फॉर व्हाट? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें से आपके 8 देश हैं। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से अगर मैं आपको जितने भी सार्क के परमानेंट कंट्रीज हैं, सबसे पहले मैं उसको कवर करा देता हूं। तो पहला आपका अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स और आपका भूटान। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है। तो इनमें से आपका जो ये म्यांमार है वो सार्क का जो है सदस्य देश नहीं है। सार्क एक रीजनल कोऑपरेशन जिसमें आपके ये सभी कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं। और अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार सार्क जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, वो एक ऑब्जर्वर कंट्री यानी कि पर्यवेक्षक है, ना कि एक मेंबर कंट्री है। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो है आपका ऑप्शन बी, म्यांमार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और एंड ऑप्शन डी 26। अब यहां पे आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया है कि भारत में जो भारत का संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है आधिकारिक तौर पर। तो देखिए जीके के प्रश्नों में आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एमएनएस के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब यहां पर उसी संदर्भ में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो यह है आपका ऑप्शन बी यानी कि 22 भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता प्रदान की है। और ये किस शेड्यूल में आते हैं? तो ये आपके 8th शेड्यूल में आते हैं। शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आधिकारिक तौर पर रखी गई हैं, सम्मिलित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेशनल लाइब्रेरी, द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया इज इन विच स्टेट? यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, वो भी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु? अब देखिए ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग करंट से रिलेट करके आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी है जहां पर 2.2 बिलियन बुक्स रखी हुई हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी भारत के किस राज्य में है या फिर किस नदी पर बनाई गई है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल के कोलकाता के हुगली नदी पर भारत की पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी यानी कि तैरती हुई लाइब्रेरी बनाई गई है कि कोलकाता में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। देखिए एमएनएस के एग्जाम को निकालने के लिए आपका जो जीके के पोर्शन होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और आप उन सभी क्वेश्चन को तभी कवर कर सकते हैं जब आपकी अच्छी खासी नॉलेज जीके में और साथ ही साथ करंट में अच्छी पकड़ हो। और अगर आप जीके पोर्शन को साथ ही साथ करंट अफेयर पोर्शन को अपने एग्जाम में 100% सही करना चाहते हैं तो आप मेजर कृषि क्लासेस की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है उसको ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस एराइज होते हैं किसी भी
डिफेंस के एग्जाम में वो इसी मैगजीन से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप मेजर कर्सी क्लासेस के अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़कर जितनी भी बेस्ट फैकल्टीज हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने आने वाले एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करके भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी हम YouTube के माध्यम से आपके साथ हैं कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको आप कवर करा सकें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, यानी कि फ्लेमिंगो त्योहार, फ्लेमिंगो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटका, नागालैंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये भी आपका फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। अब आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहां पे? पुलिकट लेक और नेलापत्तू लेक में मनाया जाता है, क्योंकि विंटर सेशन में सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर आते हैं। लगभग 9000 से लेकर 12000 तक आपके बर्ड्स की प्रजातियां पुलिकट लेक, नेलापट्टू लेक में आती हैं और इस कारण वहां पर आंध्र प्रदेश का टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रमोट होता है। इस कारण से फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन सी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज एंड ऑप्शन डी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है आपका, और ये भी आपका इंडियन पॉलिटी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और वो करेक्ट ऑप्शन लगाने की बजाय गलत ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। तो देखिए जानते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि भारत में 28 स्टेट्स और अगर हम यूटीज की बात करें जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो है भारत में 8। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए जनवरी 2020 में दादर एंड नागर हवेली साथ ही साथ दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार से भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। और आप जानते हैं कि वर्ष 2019 31 अक्टूबर को आर्टिकल 370 और 35A को जब हटाया गया तो जम्मू कश्मीर एक नया यूटी बनी, साथ ही साथ लद्दाख भी एक नया यूटी बना। ओके, तो इस प्रकार से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप याद रखे रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव, यानी कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 24। देखिए फिर से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां अभी हैं। तो देखिए अगर अनुसूचियों की बात करें तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 8th शेड्यूल में आपका लैंग्वेज है। ओके, लैंग्वेज दिया गया है और भारत का जो मूल संविधान था उसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल देन नंबर ऑफ द आर्टिकल इज 395। ओके, शेड्यूल्स जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो कितने हैं आपके? 8 हैं। और पार्ट की बात करें यानी कि भाग, तो ये आपके 22 हैं। ठीक है, ये आपका मूल संविधान है। लेकिन अभी ये कहा जाता है कि भारत में अगर हम अनुच्छेद की संख्या देखें, इफ वी सी द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स देन द आर्टिकल इज अराउंड 448। ठीक है, और जो आपके पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनकी भी संख्या अब बढ़ गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अनुसूचियां कितनी हैं तो 12 हैं, पार्ट्स कितने हैं 22 हैं, और कितने आपके अनुच्छेद हैं तो वो हैं आपके 395 यानी कि 395। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
द वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी डे ऑन विच डेट, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 22 अप्रैल। ठीक है, अब देखिए आप सभी गर्ल्स हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरे विश्व में हर साल कब आयोजित किया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, वो भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच वर्ड हैज बीन सेलेक्टेड एज द टॉप वर्ड ऑफ 2020 बाय मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी? ऑप्शन ए लॉकडाउन, ऑप्शन बी पैंडेमिक, ऑप्शन सी वैक्सीन एंड ऑप्शन डी इम्यूनिटी। जैसा कि आप जानते हैं 2020 ठीक है कोविड-19 के कारण छाया रहा, अभी भी ये महामारी चल रही है, तो मास्क लगाए रहिए, ठीक है, सैनिटाइजेशन करते रहिए जिससे कि आप सुरक्षित रहें और जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि मेरियम वेबस्टर जो आपकी डिक्शनरी उसने 2020 के लिए किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द ईयर रखा है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है पेंडेमिक। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। What is the name of the first indigenous aircraft carrier of India? भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS विराट, ऑप्शन सी INS शहीद एंड ऑप्शन डी INS कोचीन। तो देखिए आप सभी डिफेंस की तैयारी कर रही हैं तो आपको जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, आर्मामेंट है, ओके, उन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे आपसे डिफेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए आईएनएस का फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए, इंडियन नेवल शिप होता है और आईएनएस विक्रांत को ईयर 2013 में कमीशन किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है, ठीक है, यानी कि उद्देश्य वाक्य क्या है, तो यह है आपका जयेम युद्धि स्पर्धा। ओके, यानी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, ये आपके आईएनएस विक्रांत का जो है मोटो है, यानी कि ध्येय वाक्य है। और आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सबमरीन, वो भी इंडिजीनियसली बनाया गया सबमरीन कौन सा है, तो यह है आपका आईएनएस अरिहंत। ओके, आईएनएस अरिहंत, उसका भी आप नाम याद रखे रहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग द साल्ट लॉ? ओके, यानी कि साल्ट लॉ के विरोध में कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ऑप्शन डी होम रूल मूवमेंट। तो देखिए ये तो आपके जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी आपके अप्रैल और मार्च का सबसे करंट का इवेंट बन जाता है और ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में हम क्या मना रहे थे, दांडी मार्च मना रहे थे और आपसे पूछा गया है कि साल्ट लॉ यानी कि नमक कानून। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है नमक पर कर लगाया जाता था और उस कर को समाप्त करने के लिए, उस कर के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा प्रारंभ की थी और उस आंदोलन को कहा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी सही है और ये आपका ये मूवमेंट 12 मार्च 1930 से शुरू होकर आपका 6 अप्रैल 1930 तक चला। 24 दिनों का ये एक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने जो दांडी तक जो है एक यात्रा, पैदल यात्रा की थी और उन्होंने नमक कर को तोड़ने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे बढ़ें। 14, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम?
यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथिनलिगो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। ओके, देखिए ये आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यही सब आपके जीके के क्वेश्चन और जितने भी आपके मेजर 50 क्वेश्चंस आते हैं इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड इरविन। देखिए गोलमेज जो सम्मेलन था जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले 1930, 1931 एंड 1932, जिसमें आपके उस समय जो वायसरॉय भारत के थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने, भीमराव अंबेडकर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस महात्मा गांधी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज INC? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बेलगाम एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहां पर पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी को जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने इनमें से किस सेशन में की थी? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बेलगाम। ठीक है, ये आपका सेशन 1924 में हुआ था जिसमें गांधी जी इसके यानी कि कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार बने थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द रेड लिस्ट ऑफ IUCN प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है वो इनमें से क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? ऑप्शन ए GM प्लांट्स, ऑप्शन बी डेंजरस प्लांट स्पीसीज, ऑप्शन सी थ्रेटेंड स्पीसीज या फिर ऑप्शन डी डेंजरस एनिमल स्पीसीज। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूं वो आपका इकोनॉमी से है, इंडियन पॉलिटी से है, डिफेंस से है, हिस्ट्री से है। हर चीजों को मैं कवर कर रहा हूं जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने ना पाए। ओके, तो देखिए अब जानते हैं कि IUCN के द्वारा जो आपकी रेड लिस्ट जारी की जाती है वो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन से रिलेट करती है? तो इसका सही आंसर है आपका थ्रेटेंड स्पीसीज। ओके, थ्रेटेंड स्पीसीज। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट लोकेशन ऑफ इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि भारत का अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो इनमें से किस बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन गलत दी गई है? ऑप्शन ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ऑप्शन बी नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, ऑप्शन सी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा एंड ऑप्शन डी देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। यह भी आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया है कि जितने भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन गलत है, आपको बताना है गलत है। तो हमेशा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि कभी करेक्ट पूछ लेता है, कभी आपसे इनकरेक्ट पूछ लेता है। यहां पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अगर हम गलत ऑप्शन देखें तो यह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बाकी के 3 एकदम सही हैं। अब इसी क्वेश्चन से आप 4 चीजें जान पा रहे हैं, यानी कि 4 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान पा रहे हैं। और जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, ये आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो इस कारण से ऑप्शन ए आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फिर से एक बार आपका डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज और कंट्री दी गई है। संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया एंड रशिया। अब देखिए एक क्वेश्चन तो लिख के रख लीजिए कि आपको डिफेंस एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाएगा और इसीलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रख लिया है कि
आपको एक ही क्वेश्चन से 4 डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पता लग जाएगा। अब जानते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि कौन सा गलत है। ओके, सही भी जान लेंगे, गलत भी जान लेंगे। तो संप्रीति तो हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ करते हैं। ओके, याद कर लीजिए। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ की जाती है, मैत्री आपका थाईलैंड के साथ की जाती है, लेकिन जो आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो हम रशिया के साथ नहीं करते, बल्कि उसको हम यूएसए के साथ करते हैं। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। और ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज अभी हमने रिसेंटली में अमेरिका के साथ कंडक्ट की हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि रशिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, तो ये है आपकी एक्सरसाइज इंद्र। ओके, एक्सरसाइज इंद्र हम रशिया के साथ कंडक्ट करते हैं। और साथ ही साथ यूएसए के साथ हम आपका युद्ध अभ्यास भी करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास। तो आपने 6-7 एक्सरसाइज सिर्फ एक क्वेश्चन से जान ली, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय whom एंड इन विच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि भारत का जो यूनियन बजट है वो किसके द्वारा और भारत के पार्लियामेंट के किस हाउस में, यानी कि किस सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राज्यसभा, ऑप्शन सी कैबिनेट सेक्रेटरी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आपको उलझा भी सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि भारत का जो यूनियन बजट आता है वो किसके द्वारा और आपके पार्लियामेंट के किस सदन में पेश किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर भी सही होगा। जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आपके लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। और अभी इस साल 1 फरवरी 2020 को माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का बजट पेश किया गया था। इस कारण से ये जीके का तो क्वेश्चन है, लेकिन इसको करंट से रिलेट करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, आपकी माइंड मैपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप धड़ाधड़ सही तरीके से उसका जवाब दे सकें। तो आज की क्लास में हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि भारत के सिनेमा क्षेत्र में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी राज कपूर, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के, एंड ऑप्शन डी हरीश चंद्र। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका करंट से कैसे संबंध रखता है, क्योंकि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, साथ ही साथ 67th नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड भी घोषणा कर दी गई है। और आप जानते होंगे कि अभी रजनीकांत को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, इनको भारतीय सिनेमा का जो है पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और इनके द्वारा वर्ष 1913 में, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म जो है बनाई गई थी। और उसके बाद से 1969 के बाद से भारत सरकार ने ये घोषणा की कि हम दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है अब वितरण करेंगे। और इस बार का जो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत को दिया गया। और सबसे पहला आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। तो ये सभी फैक्ट्स एंड फिगर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप अपने एमएनएस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और मेरिट अगर हाई भी जाती तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप मेरिट जितनी भी हाई हो आप उसमें बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और भी तैयारी करने के लिए, ठीक है, आप हमारे मेजर कृषि क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।
और मेरे तरफ से आपको बहुत सारा गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन।